जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे करप्शन की। इस सारे में जो करप्शन भ्रष्टाचार चल रहे हैं उस विषय में बात करें। पिछला हमारा लास्ट 2 वीडियो भी हम उसी पे बनाए थे, लेकिन इस सारे में इतने करप्शन है कि वीडियो पे वीडियो बन जाए लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होने वाले। में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके अधिकारों का हनन होता है। आपको सरकार द्वारा अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, वो अधिकार आप तक नहीं पहुंचते। उस विषय में आज हम बात करेंगे। अब जैसे सर्कुलर नंबर 59, सर्कुलर नंबर 59 के क्लॉज नंबर 5 में दिया गया है कि जब भी विकासक द्वारा कोई भी डेवलपमेंट में चेंजेस करता है, यानी जो भी विकास परियोजना चल रही है उसमें कोई भी फेरबदल होता है, तो सोसाइटी के स्पेशल विशेष सर्वसाधारण सभा स्पेशल जनरल मीटिंग का उनको रेजुलेशन ठहराव चाहिए, और अगर वो ठहराव नहीं है तो मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये प्रोविजन है, ये प्रावधान दिया गया है। लेकिन ये एसआरई के अधिकारी ऐसा कुछ भी काम करते नहीं हैं। एसआरई के अधिकारी मात्र डेवलपर के जो भी एप्लीकेशंस है उनको एक्सेप्ट किया जाता है। लोगों के अधिकार, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्याओं को देखते नहीं हैं। ये कारण है। अब बताइए, ये जो भी चीज़ है, लोगों की समस्याएं, यदि डेवलपमेंट चेंज होता है, क्योंकि इस सारे रूल के हिसाब से जब भी आयोग के समय प्लान बनता है तो उस प्लान के अंदर में आपको उस प्लान को सोसाइटी के द्वारा एजीएम में रखा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि बिल्डिंग्स की डिज़ाइन कैसी है, क्या बिल्डिंग में हवा, रोशनी आने जाने का रास्ता है, और जो भी यूनिट्स आपको बना के दिए जा रहे हैं उस फ्लैट के अंदर में क्या सुविधाएं आपको बिल्डर प्रदान कर रहा है। ये सब चीज़ों का समावेश होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मात्र डेवलपर के पैसों के आधार पे इन्हें मंजूरी दी जाती है। आखिर क्या कारण है कि एक डेवलपर और सैकड़ों हजारों झोपड़ी धारकों के अगेंस्ट में, विरोध में अधिकारी इनको एप्लीकेशन की मंजूरी देते हैं? ये कारण अधिकारी बताएं। हम तो यही समझेंगे, समझेंगे कि ये जो भी चीज़ हुई है बिल्डर ने पैसे खिला के किए हैं। अगर इसका कोई दूसरा मापदंड है तो अधिकारी बताए कि आखिर क्यों कानून को तोड़ा जा रहा है। ये जो कानून बनाया, किसने बनाया? सरकार द्वारा बनाया गया है। तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून का जो भी उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको भी सतर्क रहना है। आपको भी शुरुआत से ध्यान देना है कि आपके जो डेवलपर्स है, आपकी जो सोसाइटी है, या आप लोगों ने किस प्रकार की बिल्डिंग की डिमांड की है, और कौन सा प्लान आपने ऑथराइज किया है, इस विषय में ध्यान रखिए। क्योंकि ये समय ऐसा है कि ये प्लान कभी भी चेंज कर देते हैं। कभी भी बिल्डिंग यहाँ से वहाँ, कभी रिहैब बिल्डिंग यहाँ रहेगी तो कब आगे चल के बदली करके वहाँ कर देंगे। तो ये अधिकारी कुछ भी करते हैं, इनको किसी का डर नहीं है। क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सबूतों के साथ है, ये सबूतों के साथ है। और एक बार नहीं, दो दो बार हुआ है, दो बार हुआ है। तो क्या इस पे अधिकारी जवाब देंगे? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाएगी? इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? प्रशासनिक कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि सरकार आंख बंद करके बैठी है।
प्रजा में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग परेशान हैं इस सारे के नाम पे। आज 2000 से यहाँ पे जो इशारे के नाम पे तांडव चालू है, लोगों के काम धंधे के प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अब व्यक्ति अपना काम धंधा करे या अपना घर बचाए, अब दो समस्याएं उनके सामने हैं, परंतु सरकार इन चीज़ों को अनदेखी कर रही है। जो झोपड़ी धारकों के विषय में कोई भी चीज़ सोच नहीं रही है। अब सरकार ये कहेगी कि भैया हम तो कानून बना रहे हैं। अरे सर, कानून आप बना रहे हैं, लेकिन कानून लागू कौन कर रहा है? अधिकारी तो को पूछिए तो अधिकारी बोलते भाई नहीं, हमने दे दिया, आपको जहाँ जाना जाइए, आप जो करना है करिए। तो कारण क्या है कि अधिकारी सरकार के कानून को नहीं मानते? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। क्या सरकार इन अधिकारी को पूछेगी कि भैया कानून बना है तो आप कानून को क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है। जो भी अधिकारी आज इस सारे में बैठे 7-7, 8-8 साल से बैठे हैं, क्यों उनका तबादला नहीं होता है? प्रशासनिक सेवा में 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, तो ये 7-7 साल 8-8 साल से जो अधिकारी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्यों उनकी बदली नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार की हानि होगी, राजस्व की नहीं, सरकार में बैठे नेताओं की हानि होगी, इसलिए बदली नहीं करते। क्योंकि ये एक नया अधिकारी जब आएगा, अब उसको उस चीज़ के विषय में समझना पड़ेगा, समझने के बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ये 7-8 साल से जो एक्सपीरियंस्ड जो अधिकारी बैठे हैं, उससे बहुत सारे अधिकारी हैं। अब एआर डिपार्टमेंट देख लिए, जो मैडम हैं उनको कितने साल हो गए, कितने साल हो गए? तो क्या यहाँ पे कुंडली मार के बैठे हैं? मिडकर साहब है, कब से हैं? बोड़के साहब है, कब से है? तो इनका कोई मतलब, इनको कोई और ड्यूटी नहीं है। इनको बस यहाँ फिक्स कर दिया गया कि बस आप ये सारे का काम पूरा आप ही करोगे। क्या कारण है कि इनके कार्यकाल में जनता रो रही है? एआर संध्या मंगेश बावनकुले जब से एआर का पोस्ट ली है, दोस्त, लोगों को भाड़े मिलने बंद हो गए। ये मैडम तो लोगों के भाड़े भी बिल्डर को दान में दे देती है, रिपोर्ट बना देती है, लोगों के भाड़े क्लियर हो गए, आप परमिशन दीजिए। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, एविडेंस है, एविडेंस है, समझ रहे हो दोस्तों? एविडेंस है। स्टॉपक निकलवा देती है कि भाई नहीं नहीं, स्टॉपक निकल दो, सबको भाड़े क्लियर हो गए। भाड़े के लिए फॉल्सिफिकेशन रिपोर्ट तक तैयार करती है। महाराष्ट्र सरकार को कुछ और रिपोर्ट, बिल्डर को कुछ और रिपोर्ट, और एसआरए में कुछ और रिपोर्ट। तो इनका पैसा हो गया है, वो इस तरह के काम कर रही है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है। लोगों को क्या सरकार लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाएगी या संध्या मंगेश बावनकुले के प्रति सहानुभूति दिखाएगी? ये अब सरकार को सोचना है कि सरकार उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट में मैटर चालू है भाड़े की, हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का। उस बहाने पे लेके ये किसी और का भाड़ा रोकते हैं। ऐसे कई जानकारियां हमारे तक पहुंचती हैं, क्योंकि जब हम उस फील्ड में हैं तो लोगों से हमारी बातचीत होती है, लोग हमें बताते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये कोई नई चीज़ें नहीं है। लोग परेशान हैं, लोगों को भाड़े चाहिए, लोगों को घर चाहिए। क्या कारण है कि एक छोटी सी स्कीम 10-10, 20-20 साल चल जाती है, फिर भी कंप्लीट नहीं होती है? क्या सरकार इसके ऊपर नज़र कमेटी नहीं बिठा सकती है कि आखिर ये लेट क्यों हो रही है? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उन्हीं को जज बनाया गया है।
आपको कहाँ से न्याय मिलेगा? कहाँ से न्याय मिलेगा? एजीआरसी बनाया गया, हाई पावर कमेटी बनाई गई, तो भाई उसके अंदर रिटायर्ड जस्टिस को रखिए ना, सीनियर एडवोकेट्स को रखिए ना। इन्हीं अधिकारियों को क्यों भर दिया आपने? इन्हीं अधिकारियों को क्यों भर दिया जो अपने ही ऑर्डर्स के खिलाफ आपको ऑर्डर देंगे क्या? तो ये सिस्टम गलत है, सिस्टम गलत है। जब कोई एक व्यक्ति ऑर्डर, जैसा भी संध्या मंगेश बावनकुले, दोस्तों हमारी 153 में मैटर्स चले, सहायक निबंधक के लेवल पे ऑर्डर्स आए, सहायक निबंधक के मैटर्स पे ही ऑर्डर्स आए, और उसके बाद संध्या बावनकुले ने स्टॉपवर्क्स भी निकाला। उसके बाद वो मैटर कंप्लेंट ये करते करते 2 साल के बाद 13(2) तक पहुंचा। भाड़े कभी के दोस्तों 2018 के मैटर आज तक चालू है। तो ये अधिकारी की को सरकार क्यों नहीं पूछती कि भैया 2018 के भाड़े बाकी है लोगों के, तो आप वहां बैठ के क्या कर रही हैं? क्या आपके पास मैटर नहीं आया? अब इन्होंने क्या किया, 13(2) का जो मैटर था, सीओ साहब ने मात्र इनको, सतीश लोखंडी ने इतना कहा था कि डेवलपर्स ने सभी झोपड़ी धारकों को जब से तोड़ा है तब से लेके आज तक का पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करके ये मैटर मेरे पास लगाइए। अब ये मैडम ने क्या किया, इसकी हियरिंग चालू कर दी, हियरिंग चालू करके मैटर क्लोज भी कर दी। अब बताइए 13(2) का मैटर चलाना एआर के जुडिक्शन में आता है क्या? नहीं। भाड़े चल रहे थे तकरीबन 250 लोगों के, मैटर्स थे 42 लोगों के, 6 लोगों को भाड़े देके उन्होंने कह दिया मैटर खत्म हो गया। 6 लोगों को भाड़े देके मैटर्स खत्म हो गए। भाई ये समझ में नहीं आ रहा है डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, किसके लिए? तो दोस्तों ये करप्शन है। ये आज हमारे साथ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को अप्रोच कीजिएगा। लेकिन क्या मतलब है? मैंने कंप्लेंट किया है, लेकिन नील बट्टा सन्नाटा, क्योंकि क्या है, सब एक थाली की चट्टे बट्टे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सब तो वही कर रहे हैं ना। इस सारे डिपार्टमेंट कौन अधिकारी है जो ईमानदारी से काम कर रहा है? मुझे बताए वो अधिकारी, बताए। जैसे हमारे यहाँ पे सब इंजीनियर ने मुझे पूछा कि ठाकुर जी 10 साल में तो देखिए हमारे आने के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ। मतलब हाँ सर, डेवलपमेंट हुआ है। जब आप नहीं थे ना तो डेवलपमेंट रुका हुआ था, क्योंकि वहाँ पे इलीगल था तो रुका हुआ था। आपके आने के बाद सब इलीगल रेगुलाइज हो गया। तो सर मुझे आप बताइए कि 173 में आपने कार्रवाई किया है क्या? नहीं। बोले नहीं, वो तो मतलब क्यों, कानून नहीं है। आप ऐसे बता रहे हो जैसे आपने जो किया किसी ने नहीं किया। तो बताइए 173 में कार्रवाई किया आपने, सर्कुलर। बोलती बंद हो गई, बोलती बंद हो गई। तो ये सिस्टम से इन अधिकारियों के ये खाली दिखावा करते हैं, काम बिल्डर का करेंगे, आपकी तरफ में कोई काम नहीं होता है। अब मैं उस समय वहाँ पे मुझे बोला गया था कि डेवलपमेंट चेंज किया है, तो संध्या मंगेश बावनकुले ने रिपोर्ट दी है। अब बोलते नहीं, वो तो दुकानदारों का मैटर था 140 का। अरे भाई 140 का मैटर तो बाद में आएगा, तो पहला मैटर तो आपका डेवलपमेंट चेंज कैसे कर दिया आपने? 89 का कंप्लाइंस किया क्या आपने? बिना एजीएम के आपने रिहैब बिल्डिंग तोड़ के उसको कॉमर्शियल बना रहे। वाह। कभी बिल्डिंग चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं, रिहैब बिल्डिंग की जगह आप सेल बना देते हैं, और सेल की जगह रिहैब बना देते हैं। तो चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? तो दोस्तों ये है करप्शन। ये 59 का एक करप्शन। दोस्तों 59 सर्कुलर आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी कोई बदलाव हो तो उसमें आप तुरंत नज़र डालिए कि सर ये बदलाव कैसे हुआ, 59 में क्या प्रोसीजर किया, उसका सबका डिटेल्स दो मुझे। तो देना पड़ेगा ना, आपको देना पड़ेगा ना। अब 59 का सर्कुलर्स का एसजीएम रिपोर्ट, ईजीएम रिपोर्ट कुछ भी नहीं आया है, लेकिन प्लान अप्रूव कर दिया इन्होंने।
टोटल मनमानी कारोबार, टोटल मनमानी कारोबार, अपने मन से काम करना। सरकार के कानून का मतलब जीरो। अधिकारी जो सोचेंगे वही होता है, बिल्डर जो सोचेगा वही होता है। तो क्या इस तरह प्रशासन चलेगा? क्या ये नहीं लगता अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खा जा? मतलब आज हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है ये अधिकारियों द्वारा। तो बताए ना, अधिकारी बताए ना कि भैया उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, तो मुझे बताए ना कि भैया ये जो बिल्डिंग को आपने चेंज करने का परमिशन दिया है तो किसने दिया आपको? क्योंकि वहां पे ये नहीं बोला कि सीओ की अप्रूवल की जरूरत है, वहां पे बोला गया है कि जो झोपड़ी धारक है उनका एसडीएम होना, विशेष सर्वसाधारण सभा या वार्षिक सर्वसाधारण सभा में इसकी मंजूरी होनी चाहिए। अगर ये मंजूरी नहीं है तो डिपार्टमेंट मंजूरी नहीं देगा। तो फिर कैसे दे दिया आपने? तो फिर कैसे दे दिया? और दोस्तों दूसरा है सर्कुलर 140, सर्कुलर 140। अब 140 में क्या है कि जो झोपड़ी धारक कॉमर्शियल है उनको आयोग के समय, आयोग का मतलब होता है कि जो बांधकाम की रूपरेखा है, प्लान वगैरह सबमिट करना, उसके अंदर कंडीशंस रहते हैं, जो कंडीशन फुलफिल करना, प्लान वगैरह डालना, उसके बाद सीसी का प्रोविजन है। तो ये उस समय प्लान पे इनका रूल है कि उस प्लान के ऊपर जितने झोपड़ी धारक हैं उनकी सहमति से, मतलब कॉमर्शियल झोपड़ी धारक है, उनकी सहमति से उनके गालों पे उनकी सिग्नेचर से उनका एनेक्शन नंबर आना चाहिए, ताकि बाद में प्रॉब्लम्स नहीं हो। क्योंकि रेसिडेंशियल का अलॉटमेंट तो बाद में होता है, लेकिन कॉमर्शियल गालों का उनका निर्धारण पहले ही किया जाता है, जब प्लान पुटअप होता है उसके पहले ही। अब उस प्लान पे कहते हैं कि प्रशासक सुनील शिंदे जी ने सिग्नेचर करके दी है। अब बताइए, सुनील शिंदे जी की प्रॉपर्टी हो, जो 30 फीट नीचे, जमीन के 30 फीट नीचे दुकानें हैं, उस पर सिग्नेचर की गई है। तो लोगों का अधिकार कहाँ? लोगों के अधिकार कहाँ? क्या ये बताएंगे अधिकारी कि एक सुनील शिंदे के देने से? क्योंकि उसमें क्या कहा गया है पहले ये बताता हूं मैं। उसमें कहा गया है कि जब भी उसके अंदर जो कॉमर्शियल जो एक या दो जन अगर आनाकानी करते हैं तो उनकी जगह पे चेयरमैन, अध्यक्ष, सचिव और एक पात्र सदस्य वहां पे सिग्नेचर करेंगे। कितने लोग? 3 लोग। अब प्रशासक के अधिकार क्षेत्र में ये चीज आती ही नहीं है कि वो अकेला कोई भी डिसीजन ले, कोई भी विषय को निर्धारित करे। लेकिन ये अधिकारी मान लिए, ये अधिकारी मान लिए कि नहीं प्रशासक ने दे दिया, प्रशासक साइन कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी हो, वो पात्र सदस्य हैं। प्रशासक भी वहां पे अगर कुछ भी प्रशासक को करना है तो प्रशासक को एजीएम लेना है, वहां पे लोगों को पूछना है, लोगों की मंजूरी लेना है, तब जाके कर सकते हैं। प्रशासक का अधिकार नहीं है। क्या ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी को पता नहीं है कि प्रशासक को यहाँ अपॉइंट किया गया है इलेक्शन के लिए, बाकी कामों के लिए नहीं? और सुनील शिंदे जी तो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ों में। वो तो कभी बायोमेट्रिक के लिए भी सर्वे करवा देते, भाई बायोमेट्रिक के लिए लेटर हेड पे मार के होर्डिंग्स लगवा देते हैं। अब बताइए बायोमेट्रिक से क्या लेना देना प्रशासक का? तो ये सुनील शिंदे जो प्रशासक है वो ऑथराइज हैं, गवर्नमेंट की नहीं, प्राइवेट से लिए गए। और ये इतना गलत काम कर, साल भर हो गए हमारे यहाँ पे, एक काम नहीं किया है सिवाय बिल्डर के काम के। उन्होंने एक पब्लिक का काम नहीं किया है, एक भी काम नहीं किया पब्लिक का। तो क्या कर रहे हैं वो? किस बात की उनको गवर्नमेंट से पगार मिल रही है? फ्री में कर रहे हो, वो फ्री में कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक प्रशासक को 2 या 3 सोसाइटी के ऊपर की सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। और ये प्रशासक जो सुनील शिंदे जी, इनको जो एआर है ना मैडम, इन्होंने 10 से 15 सोसाइटियां दी हुई है। बताइए रूल में नहीं है तो आपको इतनी सारी सोसाइटी क्यों दी आपने? तो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, ये करप्शन है, यही है करप्शन।
जहां पे सरकारी अधिकारी और ऑथराइज और डेवलपर्स और सरकार मिलके लोगों का नुकसान करती है, वो है करप्शन, गोलमाल। तो गोलमाल ये लोगों को भगाने के लिए एक मुहिम है, मुंबई से पलायन करने के लिए। शायद ही उसमें कामयाब हो जाते हैं, शायद ही उसमें कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जागो इंडिया जागो इनकी मुहिम को कामयाब होने नहीं देंगे। जागो इंडिया जागो आपके साथ खड़ा है, हर मार्गदर्शन आपको करेगा। आप लड़ाई लड़िए, लेकिन मुंबई मत छोड़िए। मुंबई मातृभूमि हमारी, हमारी पैदाइश यहीं की है। हम अपनी मातृभूमि को छोड़ेंगे तकलीफ के लिए? यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी में मरेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इस सरकार की जो बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे की जो मुहिम है ना, उस मुहिम को कड़ा जवाब देना है। क्योंकि ऐसी सरकार होने से अच्छा, ऐसी सरकार होने से अच्छा तो बिना सरकार हो, बिना कानून के आप कर लीजिए ना। जब कानून को मानना ही नहीं है तो कानून बनाते क्यों है? एक कानून माने ना हो। मैं 3 दिन से करप्शन के विषय में बात कर रहा हूं, और जितने सर्कुलर्स बताए, क्या आप बताइए एक सर्कुलर का पालन होता है? एक भी सर्कुलर का पालन ये अधिकारी करते हैं? इवन अधिकारी तो छोड़ दीजिए, सर्कुलर पे जिसकी सिग्नेचर है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो नहीं करते तो सबकी बात छोड़ दीजिए ना। वो खुद नहीं करते, वो खुद नहीं करते। ये समस्याएं हैं, ये लोगों को आगे चल के तकलीफ होगी, इस बात का उनको पूरा ज्ञान है। लेकिन वो जानबूझ के यही चीज कर रहे हैं क्योंकि उनको सय है सरकार का। सॉरी सर, महाराष्ट्र सरकार का पूरा सय है उनको, ताकि इस विषय में ये जो मुंबई की प्रॉपर्टियां हैं ये धनवान लोगों के पास जाए, ये गरीब यहां से निकले, इसको सांघाई बनाया जाए। आ रहा है समझ में आप? अब आपको सोचना है, आपको लड़ना होगा दोस्तों, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये आप टुकड़ों में बट के नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं इस सारे के अंदर में कोई भी हो, आप इस सारे में जो भी इस सारी स्कीम है, उस स्कीम के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। यूनिटी, आपकी एकता नहीं है तो आप समझ जाइए आने वाला समय आपके लिए बहुत खराब होगा। यहाँ मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे बिल्डर कैसे लाए जाते हैं। जिस बिल्डर कोई जानता नहीं, जिसने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है, बस उनको बिल्डर खड़ा कर दिया जाता है। उनकी आर्थिक क्षमता क्या है ये लोगों को जानने का अधिकार नहीं है। 20 साल के लिए कॉन्फिडेंशियल। तो भाई ये चीज की जानकारी कौन लेगा? उस चीज को जानकारी कौन लेगा? अधिकारी। अधिकारी जो अधिकारी पात्रता कर रहे हैं, जिस डेवलपर ने एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई है मुंबई के अंदर, उनको 8 लाख स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी दे रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए। तो कौन उनकी कैपेबिलिटी जानेगा? कैसे मालूम पड़ेगा उनकी आर्थिक क्षमता क्या है? क्या वो हमारे जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र का विकास करेंगे या विनाश करेंगे? आज इसीलिए विनाश हुआ है दोस्तों, विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। ये जो केंद्र सरकार बोलती है ना विकास विकास, मुंबई में तो विकास नहीं, विनाश हुआ है। 2014 से विनाश ही चल रहा है। हर झोपड़ी धारक परेशान है, हर झोपड़ी धारक परेशान है। क्यों परेशान है? क्या सरकारी स्कीम में हम हैं इसीलिए परेशान है? यस, इसीलिए परेशान है कि सरकार ने स्कीम बना दी, सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन कानून अधिकारी मानते ही नहीं है। सारे में वही काम होता है जो कानून के परे होता है। क्यों?
तो फिर कानून बनाते क्यों हैं? जैसे हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय कहा था, कानून कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने क्या कहा था? कानून कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि उसे अमल में नहीं लाया जाए। आज वही चीज सच हो रही है। वो युग पुरुष थे, वे जो युग पुरुष थे, उन्हें मालूम था भविष्य क्या है, इसीलिए ये कथन कहे गए थे कि भविष्य में यही होने वाला है। कानून बनेगा लेकिन कानून का पालन नहीं होगा। और पालन कौन नहीं करेगा? ये अधिकारी नहीं करेंगे। कोई भी अधिकारी, किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी कानून का पालन करते हैं? कभी नहीं करते। जो कानून से परे होगा वही काम करते हैं। और एक गरीब झोपड़ीधारक अपनी पात्रता कराने जाएगा तो उसको कानून समझाते हैं, अरे भाई ये कानून है, अरे तुम्हारा मतदार यादी में नाम तुमने चेंज नहीं कराया था। अरे उस अधिकारी को ये पूछना चाहिए कि सर ये बात बताइए, चेंज करने का अध्यादेश कब आया था? किसने कहा था चेंज करने के लिए? बताइए। सरकार ने बताया था चेंज करने के लिए? ये सरकार का काम था ना कि सरकार लोगों को जागरूक करे, लेकिन लोगों को जागरूकता नहीं हुई है। सर्वे पावती गायब हो गई है। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, महानगर पालिका जिम्मेदार है, उसके अधिकारी जिम्मेदार है कि लोगों की सर्वे पावतियां गई कहाँ। ठीक है, उस समय कंप्यूटर्स नहीं थे, आपके पास मिसप्लेस हो गई, लेकिन ओरिजिनल देख के उसको एक्सेप्ट तो कीजिए। नहीं, तुमचा रिकॉर्ड टेस्ट होत नाही, अभिलेखावर उपलब्ध नहीं। तो भाई मेरे पास जो पड़ा हुआ ओरिजिनल वो क्या है? जब तुम्हारे पास पड़ा है नहीं तो ये जो ओरिजिनल पड़ी इसका मीनिंग क्या? गलती किसकी और दंड किसको? तो दोस्तों इस पे ना कमर कसना पड़ेगा आप सबको। ये मुद्दा इतना गंभीर है, इस पे स्टार्टिंग से लेके आज तक ये अधिकारियों ने जितने भी ये पावतियां मिसयूज किए ना, इनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज डिपार्टमेंट में खाली दो ही चीज होती है दोस्तों, दो ही चीज डॉक्यूमेंट बनते हैं, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं दो ही डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक सर्वे पावती और दूसरा लाइट बिल, और दोनों आपको उपलब्ध दिखाई देंगे। ये हेर फेर चालू है ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों की तरफ से, उसके अधिकारियों की तरफ से, और एक सरकारी अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, पैसे से अपना डॉक्यूमेंट बनवा के पात्र करवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नतीजे मिलेंगे सर आपको, ढूंढिए मार्केट में, बहुत मिलेंगी, आपके इलाके में मिल जाएंगे। भैया आदमी तो यार अभी उसका डॉक्यूमेंट नहीं था, अचानक पात्र कैसा हो गया, मैं मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े, मैं अपात्र हूँ। अब उसकी इंक्वायरी निकले, मालूम पड़ेगा अरे भाई तो बहुत पुराना है, लेकिन आप जानते हैं वो पुराना नहीं है। तो हर स्कीम के अंदर में ये जो पीएपी के फ्लैट्स बेचे जाते हैं, पीएपी के फ्लैट्स इन द सेंस जो पीएपी को अलॉट करना है वहाँ पे डेवलपर के लोग और बाहरी लोगों की पात्रता करवाते जाके पीएपी कम हो, और उनको बेचे जाते हैं पात्र करा के। तो दोस्तों ये सिस्टम चालू है, सरकार को नुकसान करने से लेके सरकार का राजस्व डूबाने तक से लेके हर काम ये अधिकारी कर रहे हैं। जहां बिल्डर को पेनल्टी मारना है वहां नहीं मारेंगे, रूल के हिसाब से नोटिस बहुत कम देंगे, लेटर पे लिख के देंगे। और भाई रूल से निकालो ना नोटिस। नोटिस कभी विदाउट सेक्शन नहीं होती है दोस्तों, देखिए बिना सेक्शन की ही नोटिस निकालते हैं। और झोपड़ी धारकों पे रहेगा तो बाकायदा सेक्शन डाल के निकालेंगे, ताकि झोपड़ी धारक सेक्शन देख के आधा डर जाता है। आधा तो हार्ट अटैक उसको ऐसी हो जाता है, यार क्या सेक्शन है, क्या सेक्शन है। तो दोस्तों ये चीज है, एक डराने की पॉलिसी, परेशान करने की पॉलिसी और भगाने की पॉलिसी। लोगों को माइग्रेट करना है, लोगों को भगाना है, ये पॉलिसीज है। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं। ये मुंबई शहर में आपको हमको रहने नहीं देना चाहते। ये कहते हैं कि हम झोपड़ीधारक कलंक है।
अरे भाई, हम कलंक है तो हमारी झोपड़ी को छोड़ दीजिए ना, क्योंकि आज झोपड़ी, जो झोपड़ियों का इलाका है, महंगा हो गया है, मार्केट में वैल्यू बढ़ गई उसकी, क्योंकि वहाँ व्यापार चालू हो गया। 2000 के पहले तो कोई झोपड़ी को नहीं पूछता था, कोई इशारे में कोई किसी को तकलीफ नहीं थी कि अचानक क्या हो गया। क्योंकि हमने मेहनत किया, हमारे क्षेत्र को हम आगे ले गए, उसको उद्योग धंधों का केंद्र बनाया, तो सरकार की नज़र पड़ गई, भैया ले लो, चलो 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 चलो। ये सिस्टम चला है दोस्तों। तो दोस्तों, हम यूं ही करप्शन की विषय में बताते रहेंगे, आप जानकारी लेते रहिए। और करप्शन तो इतने हैं कि शायद मैं बोलते रहूं, लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होने वाले। और जो चीज़ मैं बोल रहा हूं ना दोस्तों, वो खाली ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, एविडेंस के साथ बोलता हूँ। क्योंकि जो आज जो मेरा एक्टिविज़म है 2000 से, उस समय से मैं देख रहा हूँ ना क्या क्या हो रहा है। उस समय तो इतने नहीं थे, लेकिन 2014 के पास तो इतने हो गए करप्शन, था पूछिए मत। 2000 के पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो लोगों में डर था, अधिकारियों में डर था। लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट चेंज हुई, इनका डर खत्म हो गया। अब इनको पूरी छूट मिली है कि लूटो भगाओ, किसको? झोपड़ीदार को। तो दोस्तों, वीडियो देखिए, जानकारी लीजिए, सतर्क होइए, क्योंकि जागरूकता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आज हम पे घटित हो रहा है, कल आप पे भी होगा। मैं नहीं चाहता हूँ ऊपर वाला न करे किसी साथ घटित हो, लेकिन ये पॉलिसीज़ है, ये पर्दे के पीछे से बनाया षड्यंत्र है, और ये सरकार द्वारा किया गया षड्यंत्र, लोगों को भड़काने की पुरजोर कोशिश। नहीं तो बताइए ना दोस्तों, ये जो पार्टियां बहुत सारी हैं जो मराठी मानुस के नाम पे आवाज़ उठाती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तो इस सारे में क्यों नहीं उठाती? इस सारे मराठी मानुस एक भी माइग्रेंट नहीं कर रहे हैं। सर आइए मैं बताता हूँ कितने लोगों ने झोपड़े बेच के चले गए। मेरे ही स्कीम के अंदर में कितने महाराष्ट्रियन झोपड़े बेच के चले गए। हम भी महाराष्ट्रियन ही हैं, हम भी महाराष्ट्रियन ही हैं। हम रहने वाले भले उत्तर प्रदेश के, लेकिन हम रहते महाराष्ट्र में, पैदा हुए महाराष्ट्र में, हमारे पिताजी की पैदाइश यहीं की है। 1923 का इतिहास है, रिटर्न इतिहास, तो हम भी महाराष्ट्रियन ही है, हम भी भूमिपुत्र हैं, बात वो नहीं है। लेकिन इन चीज़ों के अंदर मेरा रिक्वेस्ट है उन पार्टियों से, मैं निवेदन करता हूँ, इस विषय में थोड़ा देखिए सर, बहुत निवेदन कर रहा हूँ मैं कि हमारे जो मुंबईकर भाई हैं उनका पलायन करने पे मजबूर किया जा रहा है। ये अधिकारी सुनते क्यों नहीं? लोगों को भाड़े खा जा रहे हैं, लोगों को घरों से वंचित किया जा रहा है। तो मेरा उन पार्टियों से निवेदन है कि सर थोड़ा सा आपका साथ जरूरी है इन झोपड़ी धारकों, थोड़ा सा अगर आप मदद कर देंगे ना, तो किसी के मजाल नहीं है कि इन झोपड़ी धारकों को कोई बेवकूफ़ बना सके। और उतना मेरी अपेक्षा भी है सर। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, करप्शन की वीडियो पे मिलेंगे, क्योंकि करप्शन का जो सेशन चालू है इसको पूरा करेंगे। 2-4 वीडियोज़ और आएगी जो आपको सेक्शन के साथ बताऊंगा, कहाँ कहाँ, सॉरी सर्कुलर के साथ बताऊंगा कहाँ और कैसे यहाँ पे करप्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।